Hello students, welcome to our channel Indian Science Mania. Today I am starting the first chapter of 10th class Science and Technology part 2, which is Heredity and Evolution. So इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेरेडिटी क्या होती है और उसके फिर नेक्स्ट पार्ट में इवोल्यूशन क्या होता है. सो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ आपको एक डायग्राम में एक सेल दिख रहा है. सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक कलर्ड बॉडी दिख रहे हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं. क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडी. अब ये क्रोमोसोम बना कैसे होगा तो उसको हम लोग ने मैग्नीफाई करके देखा. सो हमें एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखा जिसे डीएनए बोलते हैं. अब इस डीएनए पे अभी जो डीएनए है इसको जब कंडेंस किया जाता है. अब डीएनए को कंडेंस कैसे करते हैं तो उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन ऐड किया जाता है. हिस्टोन प्रोटीन. सो डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से वो कंडेंस होता है और उस कंडेंस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन. क्रोमैटिन. सो डीएनए में जब हिस्टोन ऐड करते हैं तो जो कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं. इस क्रोमैटिन को जब फर्दर सुपर कॉइलिंग की जाती है तो जाके क्रोमोसोम फॉर्म होता है. सो क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस सुपर कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो ये क्या क्रोमोसोम. अब एक और टर्म है यहाँ जीन. अब ये जीन क्या होता है तो सुनो. डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को कैरी करता है, जो किसी ट्रेट को कैरी करता है, जो किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसे जीन बोलते हैं. सो जीन क्या होगा? डीएनए का कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी भी कैरेक्टर, ट्रेट, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसे हम लोग जीन बोलते हैं. सो जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे पी प्लांट के ऊपर. तो उसके लिए उसने बहुत सारे ट्रेट्स को चुना था, जैसे कि हाइट ऑफ स्टेम. उसने स्टेम हाइट को भी एक ट्रेट कैरेक्टर चुना था जिसको ऑब्जर्व कर रहा था अलग अलग जनरेशन में. स्टेम हाइट हो गया, उसके बाद पॉड कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, फ्लावर पोजीशन, ऐसे बहुत सारे 7 या 8 ट्रेट उसने सेलेक्ट किए थे. तो वो क्या हो गया, तो डीएनए का जो सेगमेंट उन ट्रेट को कैरी करेगा, उन ट्रेट को कोड करेगा, उस सेगमेंट को हम लोग उस ट्रेट का जीन बोलेंगे. सो जीन क्या हो गया? डीएनए का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर, किसी ट्रेट, किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसे उस ट्रेट का जीन बोलते हैं. सो जीन आपको समझा. अब हेरिडिटी क्या होती है? इट इज ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन. सो इसीलिए आपको जीन समझना जरूरी था, बिकॉज हेरिडिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. सो मतलब जैसे कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, सो मेंडल ने 2 प्लांट लिए थे. एक था टीटी और एक था प्योर टॉल और एक था प्योर ड्वार्फ. सो इनके बीच में जब क्रॉस किया तो एक ऐसा प्लांट बना जो कि टॉल था मॉर्फोलॉजिकली, बट जेनेटिकली एक हाइब्रिड था. तो ये क्या फॉर्म हुआ था? हाइब्रिड टॉल. सो जो कैरेक्टर्स था टॉल का, ये इस जनरेशन से एक जनरेशन में पास हुआ था. सो यही है हेरिडिटी. मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना. और ट्रांसफ़र किसके जरिए होता है? जीन. जीन जो एक गाड़ी की तरह इनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. तो ये होता है हेरिडिटी. अब मैंने बोला डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन ऐड करते हैं तो क्रोमैटिन फॉर्म होता है. उस क्रोमैटिन को जब सुपर कॉइल कंडेंस किया जाता है तब जाके वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है. अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से दिखता है और कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. किसने? वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था 1953 में.
और इसी स्ट्रक्चर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 या 62 में। सो ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? इसमें सबसे पहले आपको दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं जो एंटी पैरेलल नेचर के हैं, मतलब एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। यहाँ देखो 3 से 5। सो दूसरा जो है एक अगर 3 से 5 जा रहा है तो दूसरा 5 से 3 जा रहा है। सो मतलब एंटी पैरेलल नेचर के। और इनके बीच में जो ये है बेस पेयरिंग, मतलब नाइट्रोजन बेस ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा पेयरिंग की है। अब ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं बेसिकली, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। इसमें प्यूरिन्स क्या होते हैं? अडिनाइन एंड ग्वानाइन। अडिनाइन ग्वानाइन क्या होंगे? प्यूरिन्स। एंड थाइमिन और साइटोसिन जो होंगे वो पायरिमिडिन्स होंगे। सो अडिनाइन ग्वानाइन प्यूरिन्स, थाइमिन साइटोसिन पायरिमिडिन्स। अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए आपके, अडिनाइन ग्वानाइन होंगे प्यूरिन्स और थाइमिन साइटोसिन होंगे पायरिमिडिन्स। मैं लिख के बताता हूँ। जो अडिनाइन और ग्वानाइन होंगे ये होंगे प्यूरिन्स एंड थाइमिन एंड साइटोसिन ये होंगे पायरिमिडिन्स। तो ये होते हैं नाइट्रोजन बेस। इसमें से अडिनाइन ग्वानाइन प्यूरिन्स होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन पायरिमिडिन्स होते हैं। अब जो अडिनाइन की पेयरिंग होगी थाइमिन से, मतलब प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स के साथ पेयरिंग करते हैं, उसमें से अडिनाइन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानाइन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके पेयरिंग करता है। तो ये थे नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग, जिसकी वजह से दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ पाते हैं। अब यहाँ देखते हैं। सो ये जो स्ट्रैंड है ये लैडर की तरह जुड़े हुए हैं। सो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक छोटा स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे गैप, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, और जो बड़ा गैप है इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। तो समझा मेजर ग्रूव क्या होता है, माइनर ग्रूव क्या होता है। अब लास्ट में जो दिया है सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये क्या होता है इसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। सो डीएनए होता क्या है असली में? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये जो डीएनए है ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक OH ग्रुप डीएनए में कम है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए में ज़्यादा है। सो यहाँ पे देखते हैं कैसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंटोस शुगर। सो डीएनए बनेगा किससे? सबसे पहले पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, 5 कार्बन जिसमें से 4 कार्बन रिंग में होंगे। यहाँ देखो पेंटोस, ये 5 कार्बन वाला शुगर है। ये जो नाइट्रोजन बेस है। सो ये 5 कार्बन वाला शुगर है ऐसे कुछ, 1 2। तो ये हो गया पेंटोस शुगर, इसमें 5 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन। सो 4 कार्बन रिंग में होंगे, 5वां कार्बन बाहर होगा। इसमें से थर्ड कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे एक OH ग्रुप होगा। देखो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे एक OH ग्रुप है जिसके ऊपर आके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। अब यहाँ पे एक पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर पे जब फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। सो पेंटोस शुगर पे जब फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड।
तो एकदम ध्यान से समझना कि जब पेंटोस शुगर में नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन पे, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करेगा, और इसी न्यूक्लियोटाइड को जब पॉलीमराइज करेंगे तो जाके डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जैसे कि पेंटोस शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन पे यहाँ आके नाइट्रोजन बेस जुड़ा, अभी जो नाइट्रोजन बेस जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, और फिर जब फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो जाके फॉर्म होगा डीएनए। अब इसमें जो नेचर दिया इसका, एंटी पैरेलल जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, अब ये कैसे डिसाइड होगा? सो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है, ये जो फिफ्थ कार्बन वाला फॉस्फेट है यहाँ पे, ये फ्री है। मैं इसको ऊपर साफ कर देता हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट है ये फ्री है, मतलब इसने आगे किसी से बॉन्डिंग नहीं किए, तो ये क्या हो गया 5 प्राइम। यहाँ पे 3 प्राइम क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड OH ग्रुप है, यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं आया। यहाँ पे देखो थर्ड OH ग्रुप था, उसके ऊपर एक फॉस्फेट आ गया, यहाँ पे फिफ्थ पे भी फॉस्फेट आ गया, लेकिन इसने फर्दर बॉन्डिंग नहीं की तो ये रुक गया यहीं पे। तो फ्री है, फ्री कौन सा एंड है? 5 प्राइम फिफ्थ कार्बन, तो इसलिए यहाँ 5 लिखा। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला तो बॉन्डिंग में है, थर्ड वाला जो फ्री है, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्राइम। यहाँ पे भी देखो थर्ड कार्बन का OH ग्रुप ने किसी से बॉन्डिंग नहीं की है, लेकिन ये बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन ये भी किसी से बॉन्डिंग नहीं किया है, तो मतलब ये फ्री है, तो ये हो गया 3 प्राइम। अब यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है उसने फर्दर किसी से बॉन्डिंग नहीं की, तो ये हो गया 5 प्राइम। सो इस तरह से 3 प्राइम 5 प्राइम डिसाइड होता है। तो डीएनए क्या होगा? पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में जब नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेगा, पेंटोस शुगर में जब नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को जब पॉलीमराइज करेंगे तो बन जाएगा डीएनए।